नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कभी कभी राजनीति में जो राजनीतिक परिवर्तन आम चुनाव जनरल इलेक्शन नहीं ला पाते, चाहे विधानसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, वो कोई एक बाई इलेक्शन से आ जाता है, राजनीति की पूरी दिशा बदल देता है। आपको याद होगा 1971 में 1971 में मुख्यमंत्री रहते हुए TN सिंह अपना चुनाव हार गए, बाई इलेक्शन था। उसके बाद जनता पार्टी की सरकार के दौरान इंदिरा गांधी जीत गई, पहले चिकमंगलूर से फिर मेढक से। उसने देश की राजनीति बदल दी। उससे पहले 1974 में शरद यादव जबलपुर से बाई इलेक्शन जीते, उसने राजनीति में एक बड़ा बदलाव किया। उसके अलावा 1988 में VP सिंह इलाहाबाद से बाई इलेक्शन लड़े, राजनीति पूरी बदल गई। तो इस तरह के तमाम उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण और दे सकता हूँ मैं, जिनसे बाई इलेक्शन के रिज़ल्ट ने राजनीति पर बड़ा गहरा प्रभाव छोड़ा, राजनीति को इधर या उधर जो है बदलने में, वो दिशा बदलने में मदद की। और अब जिस घटना का जिक्र करने जा रहा हूँ मैं, 2 बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुए, एक आजमगढ़ में और दूसरा रामपुर में। दोनों लोकसभा सीटों के लिए हुए। ये सीटें परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी की हैं और ये माना जा रहा था कि उनके लिए जीतना कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा। आजमगढ़ जो है एक तरह से घर बन चुका था समाजवादी पार्टी और यादव परिवार का, और आजमगढ़ जो है वो किला था मोहम्मद आजम खां का। दोनों ध्वस्त हो गए। लेकिन दोनों का राजनीतिक संदेश क्या है, इसको मैं अब सीधे ले जाकर जोड़ रहा हूँ। अभी जो 2 और 3 जुलाई को हैदराबाद में बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई है, वहाँ बीजेपी के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब पार्टी ने ये तय किया है पॉलिसी के लेवल पर कि पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश होगी, कि समाज का जो वंचित वर्ग है उसमें जो माइनॉरिटी के लोग हैं, इसमें मुसलमानों को भी जोड़ने की बात हुई, क्रिश्चियंस को भी जोड़ने की बात हुई। ये बदलाव भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, रणनीति में क्यों आया? ख़ास तौर से ऐसे माहौल में जब इस समय हिंदुत्व की एक तरह से लहर चल रही है। इन 2 बाई इलेक्शंस के नतीजों ने प्रभावित किया, या बीजेपी की पहले से जो रणनीति थी उसके मुताबिक कुछ बदलाव हो रहा है, या फिर और कोई कारण है? जो मुझे दिखाई देता है, मुझे लगता है कि 8 सालों में, बार बार जिक्र करता हूँ, 8 सालों में इस देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। एक मुद्दे का बार बार मैं जिक्र करता हूँ और वो है कि 8 साल में नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम वोट का जो वीटो था उसको ख़त्म कर दिया। अब ये मुसलमानों के पास अधिकार नहीं रहा कि वो जिसके साथ खड़े हो जाएंगे लाइन वहीं से शुरू होगी, नहीं, सत्ता वहीं आएगी, नहीं, ये होना बंद हो गया। अब लगातार चुनाव जीतकर बीजेपी और मोदी ने ये बताया है, मुसलमानों को ये संदेश दिया है कि तुम जिनके साथ हो उनसे कुछ नहीं मिलने वाला। हमको 65 साल से गाली देते रहे, लेकिन 8 साल में हमने जो किया तुम्हारे लिए, वो जिनके साथ तुम खड़े रहे इतने दशकों से, उन्होंने उसका आधा भी नहीं किया। जो डराते रहे हमसे कि अगर ये आ जाएंगे, पहले तो सत्ता में आ जाएंगे तब जो जीना मुश्किल कर देंगे, फिर ये कहा कि नहीं पूर्ण बहुमत से आ जाएंगे तो आपको दूसरे दर्जे का नागरिक बना देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो सब डर मोदी ने निकाल दिया। लेकिन मुसलमान की सोच बदल गई है मतदाता की, ऐसा मुझे नहीं लगता। वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो जाएगा, ऐसा भी नहीं लगता। बात फिर सवाल यह है कि बीजेपी ऐसा कर क्यों रही है? उसको भी पता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट देने के लिए कम से कम आज की तारीख में तो तैयार नहीं है, और आगे कब होगा भी कि नहीं, ये भी कहना मुश्किल है। फिर बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? ये सवाल बार बार उठता है। आप नए नए तथ्य दीजिए, मैं यही सवाल उठाऊंगा कि आखिर बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? क्यों बीजेपी पसमानदा मुसलमानों की पर जोर दे रही है, उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है? क्यों बीजेपी इससे पहले मुस्लिम महिलाओं को जोड़ने की कोशिश कर रही थी और अब भी कर रही है? उसका मानना है कि उसको कुछ हद तक सफलता मिली है।
अगर ये हिजाब का मुद्दा ना आया होता तो शायद ज़्यादा मिलती। लेकिन ये सब धारणाएं ऐसी हैं जिनकी अभी पुष्टि होना बाकी है। ये परसेप्शन है। कुछ वोटों का इधर उधर का मामला अलग बात है, कोई बड़ा बदलाव आया है ऐसा दिखाई नहीं देता नतीजों में। लेकिन इन 2 सीटों पर जीत, जहां मुस्लिम आबादी निर्णायक थी, कम से कम रामपुर में, वहां जीतना और मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी का जीतना, ये किस बदलाव का संकेत है? बीजेपी क्यों कर रही है? तो देखिए, कोई भी पार्टी करती है कुछ भी तो जाहिर है कि वो वोट के लिए करती है। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी जानती है कि उसे मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा, तब भी ऐसा कर रही है, तो आप नरेंद्र मोदी की राजनीतिक स्ट्रेटजी को समझिए। उन्होंने पहले जो विपक्षी दल थे, मतलब सबसे बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी, उसको परिवारवाद के कटघरे में इस तरह से खड़ा किया कि उसमें भ्रष्टाचार, उसमें तुष्टीकरण, उसमें देश विरोधी बातें, वो सब जाकर वहाँ चिपक गई। आज कांग्रेस की हालत ऐसी है जो मुझे नहीं लगता कि इससे पहले उसके इतिहास में कभी आई होगी या कभी आएगी। कांग्रेस की जो हालत है वो दिन पर दिन खराब ही हो रही है, उसमें अच्छे होने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन आज कांग्रेस की बात नहीं कर रहे। विपक्षी दलों के पास जो वैचारिक अधिकार, चाहे दिखावे का ही, समाजवाद का, पूंजीवाद विरोधी और उसके अलावा धर्मनिरपेक्षता, मुस्लिम तुष्टीकरण, ये जो बातें थीं, और जो मैं पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि जो है क्षेत्रीय अस्मिता, जातीय अस्मिता, इन सब को एक एक करके तोड़ रहे हैं मोदी। जातीय अस्मिता की राजनीति को उन्होंने पछाड़ दिया है। अगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जातीय अस्मिता का कार्ड लेकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी 4-4, 5-5 चुनाव लगातार हार रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। समाजवाद के मुद्दे पर बोलने लायक नहीं छोड़ा है जो समाजवादी अपने को कहते हैं उनको। तो समाजवाद का मुद्दा उनके हाथ से जा चुका है, जातीय अस्मिता का मुद्दा जा चुका है। अब भाषाई अस्मिता के मुद्दे पर बीजेपी लड़ाई लड़ रही, लेकिन आज मैं बात उसकी नहीं कर रहा हूँ। आज मैं मुस्लिम मतदाता की बात कर रहा हूँ। मुस्लिम मतदाताओं को अपने से जोड़ने की बात आखिर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इतने महत्वपूर्ण ढंग से क्यों उठाई गई? उसका जो कारण मुझे समझ में आता है वो ये है कि नरेंद्र मोदी का अगला निशाना है कि ये जो सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स चल रही थी पिछले 7 दशक से, उसको ख़त्म करना है। मुसलमान जो है उसको ये बता दिया गया है कि तुम कुछ भी कर लो, कितना भी विरोध मिल कर लो, कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, हमको सत्ता से बाहर नहीं रख पाओगे। तो अब तुमको तय करना है कि हमको हमारे साथ मिलकर चलना है या अब भी हमारे खिलाफ रहना है। दूसरा, जो दल इनके वोट से राजनीति करते थे, राजनीतिक ताकत थी उनकी और सत्ता में आते थे, उनको बता दिया कि मुसलमान के बारे में बोलोगे तो हिंदू और कम हो जाएगा, सत्ता में आना तो छोड़ो, विपक्षी दल के रूप में भी ताकत लगातार घटती जाएगी। तो अब ये हालत कर दी है विपक्षी दलों की कि वो मुसलमानों का मुद्दा उठाने से डरते हैं, मुसलमानों के बारे में बात करने से डरते हैं। वो अपेक्षा करते हैं मुस्लिम समुदाय से कि चुनाव के समय वो अपने मुंह पर ताला लगा कर रखे, बोले ना कुछ, वोट देने जाए तो चुपचाप चला जाए, भीड़ लगा कर न जाए, घोषणा करके न जाए, ज़्यादा हो हल्ला करके ना जाए, आक्रामक तरीके से वोट देने न जाए। ये स्थिति अभी बनी है सिर्फ 8 साल में। और बीजेपी जो कह रही है और जो लग भी रहा है कि बीजेपी अगले 25, 30, 35 साल जाने वाली नहीं। तो आने वाले दिनों में मुस्लिम मतदाताओं की और ये जो अपने को धर्मनिरपेक्ष कहती हैं पार्टियां, उनकी स्थिति और ज़्यादा ख़राब होने वाली है। उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। तो बात यह है कि सिर्फ मुसलमान की बात क्यों नहीं की बीजेपी ने, पसमानदा मुसलमान की बात क्यों की? नरेंद्र मोदी के राडार पर इस देश का वंचित वर्ग उनकी राजनीति के राडार पर शुरू से है और इससे वो कहीं भी डगमगाए नहीं किसी भी समय पे। तो उसको जोड़ने के लिए ये जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो पारदर्शी ढंग से लागू हुई हैं, जो बिना भेदभाव के लागू हुई हैं,
जिसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम समुदाय को मिला है, डिस्प्रपोर्शनेट फ़ायदा मिला है, उस सब का असर क्या कुछ हो रहा है? एक तो इसका मतलब है बीजेपी ने जब पसमानदा मुसलमानों की बात की तो वो जो मुस्लिम समाज का एलीट है, जो लीडरशिप में था, जिसके पास आज तक जो है ठेका था मुस्लिम वोटों का, उसको पूरी तरह से उसकी राजनीति को ख़त्म करने की कोशिश है। उसको बांट दो। पहले बंटवारा हुआ, मुस्लिम महिलाओं को अलग किया, अब एलीट को अलग कर रहे हैं जो लीडरशिप के रोल में है, जो सौदेबाजी पार्टियों से करता था कि हमारी ये बातें मानो, हमको ये सुविधाएं दो, तो इसके बदले में हम तुम्हें मुसलमानों का वोट दिलाएंगे। तो उनकी ठेकेदारी ख़त्म की जा रही है। भाजपा को वोट मिले ना मिले, मुस्लिम समाज का वोट पाने के लिए जो भी विपक्षी दल भी चाहते हैं तो वो पसमानदा समाज के लोगों के पास जाएं, उनसे सीधी बात करें। क्यों सीधी बात करें? क्योंकि बीजेपी कर रही है। अगर बीजेपी इसमें कामयाब हो जाएगी तो उनका जो कोर वोट है वही टूट जाएगा। अब उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो और कई राज्य हैं जहां ये गठबंधन बनते हैं, वहाँ का जो विपक्षी मतदाता है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। उसको समझ में नहीं आता। समाजवादी पार्टी एक बार बहुजन समाज पार्टी से जो है समझौता करती है, गठबंधन करती है, एक बार कांग्रेस से करती है, एक बार आरएलडी से करती है। कौन कब किसके साथ रहेगा, किसके खिलाफ हो जाएगा, ये पता ही नहीं है। तो फिर आ रहा हूँ, आजमगढ़ और रामपुर का बाई इलेक्शन का नतीजा बीजेपी का जीतना, इसका मतलब है बीजेपी ने जो अपने विरोधी हैं उनके कोर वोट में सेंध लगा दी है। अभी ये गणना चल ही रही है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में कि बीजेपी उनका किस समाज का कितना वोट ले गई। अब आजमगढ़ में यादव कितना टूट गया, मुसलमान कितना टूटा, रामपुर में मुसलमान टूटा कि नहीं टूटा, टूटा तो कितना टूटा, और वोट देने नहीं आया तो क्यों नहीं आया। ये जो विरक्ति का भाव है सेकुलर पार्टियों से मुसलमानों का, वो और ज़्यादा नुकसानदेह है उनके लिए और बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद है। बीजेपी की शुरू से रणनीति एक ही रही है। जब भी वो मुसलमानों के साथ चलने, उनको टिकट देने या उनको राज्यसभा विधान परिषद में भेजने, मंत्री बनाने की बात करते थे कि किसी तरह से ऐसा हो कि मुस्लिम समाज ये तय करे कि उसकी पसंद की पार्टी कौन है, और वो कभी उम्मीद नहीं करते कि वो पसंद की पार्टी भारतीय जनता पार्टी होगी। कोई भी पार्टी हो, सिर्फ मुसलमान इतना करे कि वो बीजेपी को हराने के लिए किसी को भी वोट देने के लिए तैयार ना। ये जो बीजेपी के खिलाफ गोलबंदी है, इसको रोका जा सके। मुसलमान वोट बीजेपी को न पहले ज़रूरत थी न अब ज़रूरत है। ये मुस्लिम समाज को तय करना पड़ेगा कि उसे बीजेपी की ज़रूरत है या नहीं। इससे आगे का संबंध तय होगा। जिस दिन मुस्लिम समाज ये तय कर लेगा कि उसको बीजेपी की ज़रूरत है, उस दिन उसको टिकट भी मिलने लगेगा और बीजेपी को मुस्लिम समाज का वोट भी मिलने लगेगा। लेकिन वो दिन आएगा, इसकी मुझे तो उम्मीद नहीं है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, बहुत से लोगों को उम्मीद है। तो बीजेपी की जो ये स्ट्रेटजी है, उसमें एक सेकुलर पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए दफन कर दो। दूसरा, मुस्लिम समाज में एलीट और जो है सर्वहारा का बंटवारा करा दो। तीसरा, जो विपक्षी दल हैं जिनका कोर वोट है, मुस्लिम समाज का वोट ले लिया, उसके इर्द गिर्द अपनी जाति समाज का वोट जुटाया और चुनाव जीतने की कोशिश की, उस कॉम्बिनेशन को, उस गठजोड़ को तोड़ दो। अब ये इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस सब का जवाब 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलेगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे कि बीजेपी की ये रणनीति कारगर साबित हुई या नहीं हुई। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।